नमस्कार, आपका स्वागत है। साथ ही साथ मेरा भी स्वागत है। आज हम बात करेंगे बंगाल में फोर्ट विलियम की स्थापना के बारे में। 1658 में एक व्यक्ति जिस तरह से अपने प्रभाव का विस्तार किया, अंग्रेजी सत्ता के अंतर्गत धीरे धीरे ये लोग बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा अपने विस्तार को करने लगे में सफल होंगे और अंततः यहाँ पर जाकर के इन लोगों ने भी जिस तरह से सूरत में, बम्बई में अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, वैसे इन लोगों ने यहाँ पर भी कर लिया। 1651 में सूजा बंगाल का सूबेदार बना। 1658 तक बंगाल, बिहार, उड़ीसा को फोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन कर दिया गया था। जैसे जैसे बंगाल में मजबूत होंगे, बाद में सारा व्यापार कहाँ से चलेगा? बंगाल से चलेगा। कई बार पूछा जाता है आपसे, बंगाल में नियंत्रण स्थापित करने से पहले यहाँ की व्यापारिक गतिविधियों का नियंत्रण कहाँ से होता था? एक बात ध्यान में रखना है, 1651 में इन व्यापार का नियंत्रण फोर्ट सेंट जॉर्ज से है। अब यहाँ पर कहानी जरा ढंग से सुनिएगा। अंग्रेज बंगाल में पहली कोठी स्थापित किया। कहाँ किया था? हुगली में। अंग्रेज वहाँ पर अपने व्यापारिक कार्य को जब संचालित करने लगे तो धीरे धीरे वहाँ की स्थिति इनको लगा कि कैसे हमें नियंत्रण में लेना चाहिए, और व्यापार के मामले में काफ़ी हद तक इन्होंने अपने आप को ठीक ठाक कर भी लिया था। लेकिन समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि जो अंग्रेज व्यापारी व्यापार करते थे बंगाल में, ये चुंगी इन्हें देना होता था। अब मुग़ल अधिकारी जब अंग्रेज़ों से चुंगी मांगने आते थे तो ये मुग़ल अधिकारियों को लाभ नुकसान को अंग्रेजी में समझाते। अब मुग़ल अधिकारी उनको इतना अंग्रेजी कहाँ आए, और थोड़ा बहुत समझने का प्रयास भी करें अगर मुग़ल करें, तो अंग्रेजी अधिकारी ऐसी अंग्रेजी बोले कि आधा जीभ में फंस जाए, आधा ज़बान में फंस जाए और 1/3 मुँह से बाहर आए। और जटिल होता तो कहते थे, अच्छा ठीक है भाई, मत दो, अंग्रेजी मत बोलो। इस तरह से बंगाल में अंग्रेज चुंगी देने के मामले में लगातार सरकार के विरुद्ध काम कर रहे थे। अब लगातार चुंगी की वसूली घट रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये मामला बंगाल में बहुत कमज़ोर हो जाएगा। औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया 1680 में। कहा कि हम निर्णय लेते हैं कि अब अंग्रेज़ों से चुंगी नहीं लिया जाएगा। अब फरमान पहुंच गया बंगाल। अंग्रेज खुश, बोले कि तरीका तो बहुत सही काम किया, हम लोग देते भी नहीं थे, अब शासक ने भी कह दिया कि अब चुंगी नहीं देंगे। अभी ये खुशी मना ही रहे थे कि पीछे से एक और फरमान भेज दिया, चुंगी या कर नहीं लिया जाएगा, लेकिन इनसे जजिया लिया जाएगा। ठीक, अब आप समझ सकते हैं जजिया में तो व्यापार से कोई लेना देना ही था नहीं, तो लाभ हानि वाली कहानी का समाधान हो गया। जजिया इसलिए देना है क्योंकि आप मुसलमान नहीं हैं। लिखा है इतिहास में, एक आध बार कोई दूसरे धर्म का आदमी, जैसे हिंदू आदमी है, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ले, मुसलमानों जैसा दिखने लगे, तो एक बार तो वो जजिया से बच जाए। अंग्रेज़ 2, 4, 500 में भी एक हों तो मुग़ल अधिकारी धर दबोचे। चूँकि मुग़ल अधिकारी बहुत परेशान हो चुके थे अंग्रेज़ों से, तो ये अंग्रेजी और इनके अंग्रेजी बोलने से जैसे पकड़े वैसे जजिया। अंग्रेज यस बोलकर जजिया दे दे, और अंग्रेज जेब में एक दस्तावेज रखते थे, बोलते थे इस पर लिख दो कि तुमने जजिया ले लिया। अब जो अधिकारी था इतना दुखी था अंग्रेज़ों से, वो क्या करे, जजिया भी ले ले और उस पर फारसी में लिख दे कि जजिया नहीं लिया। ठीक, जजिया नहीं लिया। अब अंग्रेज को क्या पता कि फारसी में क्या लिखा। अंग्रेज इसको लपेट कर जेब में रखे और चौड़ा होकर घूमने लगे। अगर कोई पूछेगा तो हम दिखा देंगे कि जजिया हमने दे दिया है। फिर उधर से कोई मुग़ल अधिकारी गुजरे, अंग्रेज को देखकर बोले, यहाँ आओ, जजिया दे दिया? तो बोले, यस आई हैड पेड। अंग्रेज तुरंत दस्तावेज खोल कर दिखा दें उसको। देखने के बाद मुग़ल अधिकारी तुरंत 2-3 थप्पड़ उसको मारे। अब अंग्रेज समझ नहीं पाए कि मारा क्यों रहा है। फिर मुग़ल अधिकारी बोले कि तुम कह रहे हो थे कि जजिया दे दिया, और इस दस्तावेज में लिखा है कि तुमने जजिया नहीं दिया। अब अंग्रेज बुलाए किसी को, भाई साहब पढ़िए इस पर क्या लिखा है। वो भी पढ़कर बताए कि यही लिखा है कि तुमने जजिया नहीं दिया है। पिछला अधिकारी जो आया था, तुमने जजिया नहीं दिया है, उसने लिख दिया है कि तुमने जजिया नहीं दिया। अंग्रेज़ों ने भारतीयों के साथ जो काम बाद में किया, वो काम हम अंग्रेज़ों के साथ पहले कर चुके थे। ठीक, तो ऐसी स्थिति में औरंगजेब के द्वारा जजिया वसूला गया और इससे अंग्रेज़ों को बहुत नुकसान हुआ। चूँकि जजिया का उनके पास कोई विकल्प नहीं था जिसमें कैसे भी करके खुद को बचा सकते थे। अब अंग्रेज इतने परेशान हो गए कि उन्होंने एक बहुत बड़ा दुस्साहस कर दिया। दुस्साहस ये कर लिया कि
जो हुगली एक जगह है, तो हुगली के अगल बगल का क्षेत्र अंग्रेजों ने लूट लिया। उनको लगा कि औरंगजेब खाली तो है नहीं, उसका ध्यान हमेशा दक्कन में ही लगा रहता है, बोला आएगा भी नहीं और अपना वित्तीय नुकसान जो है उसकी भरपाई हो जाएगी। लेकिन इनका दुर्भाग्य था, औरंगजेब बिल्कुल खाली था। ठीक आया और 1686 में अंग्रेजों को खूब पीटा। अंग्रेजों का स्वभाव था, जब भी उनको संकट बहुत अधिक दिखाई देता था ये भागकर पानी में चले जाते, क्योंकि नौसैनिक मामलों में ये अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। ये भागकर चले गए और वहाँ एक द्वीप है, आज भी ज्वर द्वीप कहते हैं उसको, फीवर आइलैंड। ये भागकर गए फीवर आइलैंड पर। अब फीवर द्वीप पर कितने दिन रहेंगे? अब नाम ही उसका फीवर द्वीप है। जो वहाँ रहता था बीमार पड़ जाता था। वहाँ का मौसम ऐसा है, ठंडा गर्म, ऐसा द्वीप का नाम ऐसे फुल्टा द्वीप है, लेकिन रोगग्रस्त होने के कारण उसका नाम फीवर द्वीप पड़ गया। यहाँ भी कितने दिन रहते? अंत में कहा कि चलो माफ़ी मांग लो। इन्होंने औरंगजेब से माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगने वाला जो अंग्रेज था उसका नाम है जॉब चार्कनाक। इस तरह से उन्होंने अंग्रेजों ने कहा गलती हो गई। इस आधार पर औरंगजेब से माफ़ी मांगकर इन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग अब गलती नहीं करेंगे। औरंगजेब को भी लगा ठीक है, व्यापार करो और व्यापार से जो भी टैक्स है उसकी भरपाई करो, जजिया वगैरह दो, ठीक है। अंग्रेज कुछ दिन शांत रहे, जब तक कि वो पिटाई का दर्द रहा होगा। इसके बाद अंग्रेजों को लगा इस बार खाली था, हर बार थोड़ी ना खाली रहेगा। इस बार औरंगजेब के खिलाफ फिर हिम्मत इकट्ठा किया। इस बार अंग्रेजों ने मुगल बंदरगाह को घेर लिया बंगाल में। कहा कि अब केवल हमारा व्यापार होगा। ठीक, मुगल अधिकारियों ने समझाया मत करो हरकत, फिर पिटाई होगी तुम्हारी। लेकिन ये मानने वाले कहाँ थे? इनको लगा कि एक बार औरंगजेब आ गया, बार बार थोड़ी आएगा। इस बार भी औरंगजेब खाली था, एक बार फिर औरंगजेब गया, फिर इन सबको खूब पीटा। अब ये करे तो क्या करें, माफ़ी कैसे मांगे? इन लोगों ने कहा जॉब चार्कनाक से कि पिछली बार तुम गए थे माफ़ी मांगने, तुम्हें पता है माफ़ी कैसे मांगते हैं। चार्कनाक ने कहा देखो, पिछली बार तो मैं कुछ भी माफ़ी मांगने के दौरान लगता था किसी तरीके से गया था, और हर बार माफ़ी मांगने के बाद लगता था कि इसने गर्दन अब उतारा कि तब उतारा, क्योंकि जब वह कुछ बात कहे तो हाथ तलवार पर ही था उसका। तो कहा इस बार तो केवल मैं दिख जाऊं इसको माफ़ी मांगने के लिए, नाम पर तो बिना बात के गर्दन उड़ा देगा। बोला तब तो उसने कहा कि दूसरे आदमी को भेजो। क्या करें? तो उसने कहा कि दूसरे आदमी को भेजो। इस बार जो आदमी आएगा उसका नाम है जॉन चाइल्ड। इस तरह से अंग्रेजों ने 2 चरणों में औरंगजेब के काल में अपना पूरी साहस दिखाई। बाद में अंग्रेजों को सफलता मिलेगी 1680 में। औरंगजेब ने एक फरमान द्वारा कंपनी को चुंगी के दबाव से मुक्त कर दिया और अंग्रेजों पर जजिया लगा दिया। 1686 में कंपनी का औरंगजेब से संघर्ष हुआ। इसका मूल कारण, औरंगजेब के साथ संघर्ष का मूल कारण अंग्रेजों द्वारा हुगली की किलेबंदी और उसको लूटना था। अंग्रेज औरंगजेब से पराजित होने के बाद फीवर आइलैंड पर शरण लिए। बाद में जॉब चार्कनाक ने माफ़ी मांगी। अंग्रेजों ने पुनः मुगल बंदरगाह पर घेरा डाला। इस संघर्ष में अंग्रेजों की हार हुई। 1690 में जॉन चाइल्ड ने औरंगजेब से माफ़ी मांगी। अब ऐसा क्या होगा कि अंग्रेज सफल होंगे? 2 अवस्था में सफल नहीं हुए थे, लेकिन अब सफल होंगे। ये कहानी 1690 से 96 के बीच का है, क्योंकि 1690 में जॉर्ज चार्कनक ने एक जगह है सूतानाटी नाम का, सुने हैं आप लोग? हुगली के से जब आप निकलेंगे बंगाल में, एक ही लाइन में सब जगह पढ़ते हैं। अंग्रेजों ने एक के बाद एक अंग्रेजों ने अपने अधिकार में लिया था। 1690 में सूतानाटी का अंग्रेजों ने किलेबंदी किया। अंग्रेज को अपना विस्तार करना चाहते थे और विस्तार करना चाहते, क्योंकि बंगाल में इनके लिए कई प्रकार की अनुकूलता था। मैंने बता दिया कि बंगाल में क्यों ये अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। घटनाक्रम ये है कि यहाँ पर कि एक बंगाल का जिला है जिसका नाम है वर्धमान, और वर्धमान के जमींदार थे जिनका नाम है शोभा सिंह। खूब ध्यान से बात को सुनिए, क्योंकि यहाँ से इतिहास अब घूमेगा। अभी तक तो अंग्रेज चाहते थे, वो हो नहीं पा रहा था, लेकिन अब अंग्रेज जो चाहेंगे वो हो जाएगा। इसी बात को समझना है। 1696 में जो घटना घटी, जो वर्धमान के जमींदार शोभा सिंह ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर दिया
और शोभा सिंह के विद्रोह को दबाने के लिए अधिकांश, चूंकि एक जिले का मामला नहीं था, औरंगजेब के साथ चूंकि इतना वो युद्ध करता था, दक्कन में या महाराष्ट्र में सब लोग लिखे थे इतिहासकार कि शुरुआत में ही जब आप लगातार युद्ध करेंगे तो युद्ध के खर्च की भरपाई कौन करेगा? पहले किसान, फिर जमींदार। इसलिए जो अधिकांश जमींदार थे वो बहुत नाराज़ थे औरंगजेब से। ये बात मुगलों को मालूम था कि एक बार अगर विद्रोह की धारा फूट गई तो यह विद्रोह लगातार होता रहेगा। इसलिए शोभा सिंह को विद्रोह को दबाना उस समय मुगलों को लगा कि बहुत ज़रूरी है, और यही कारण है कि मुगलों ने पूरी ताकत लगाकर शोभा सिंह के विद्रोह को दबाने का प्रयत्न किया, और अधिकांश जो मुगल अधिकारी थे वो शोभा सिंह के प्रकरण को नियंत्रण करने में ताकत लगाने लगे। लेकिन इस दौरान जो अंग्रेज है बंगाल में अपनी शक्ति बढ़ाने में सफल हो जाएंगे और अंततः सूतानाटी के किलेबंदी और उसके अगल बगल के क्षेत्र हैं जैसे कालीघाट, गोविंदपुर, सूतानाटी तो पहले से ही है, इन तीनों जगहों को मिलाकर इन लोगों ने एक किला बनाया। इस किले का नाम फोर्ट विलियम रखा गया। और इसी दौरान एक और घटना घटी थी जो चौब चाकनाक है। वो 3,000 रुपये के बदले, मूल रूप से 1,200 रुपये था, बाद में 3,000 हुआ, तो 1,200 रुपये के बदले इसने सूतानाटी, कालीघाट और गोविंदपुर 3 जगह की ज़मींदारी प्राप्त की थी। उस समय ज़मींदारी नीलाम होती थी। नीलामी मतलब ये है कि कोई जगह सुनिश्चित होती थी, एक आदमी बोली लगाता कि कौन आदमी है जो इतना कीमत अदा कर सकता है। तो आपका जोखिम है, आपको लगता है कि बोली लगा कर कि आप उस जगह ले लेंगे और लगातार आप वो भुगतान आप सरकार को कर पाएंगे, तो आप नीलामी में उस जगह के राजस्व वसूली के लिए ले सकते हैं उस जगह को। इस तरह से सबको आज़ादी थी। अंग्रेज़ों ने भी कालीघाट, सूतानाटी और गोविंदपुरी का ले लिया, और यहीं पर उन्होंने अपना फोर्ट विलियम की स्थापना भी करेंगे। और इसके बाद औरंगजेब भी थोड़ा स्थिर पड़ने लगा था क्योंकि काफ़ी उम्र हो गई थी। औरंगजेब का स्थिरता, अंग्रेज़ों की सक्रियता, जो राजनीतिक घटनाक्रम है जो बंगाल में हुआ, इन सभी परिस्थितियों का लाभ उठाकर अंग्रेज़ों ने बंगाल में अपनी स्थिति को स्थापित कर लिया। ये पूरी बात आपको जाननी है। चौब चाकनाक ने 1690 में सूतानाटी में एक अंग्रेजी कोठी स्थापित की। 1696 में इसकी किलेबंदी कर दी। यह किलेबंदी वर्धमान के जमींदार शोभा सिंह के विद्रोह के कारण उत्पन्न अवस्था के कारण हुआ था। अब अगली घटना क्या घटी? 1658 में चौब चाकनाक ने एक और अवसर मिल गया। सूतानाटी में तो ये था ही, अगल बगल के 2 और गांव आ गए जिसमें कालीघाट और गोविंदपुर शामिल है। 1,200 रुपये की जमींदारी इन लोगों को प्राप्त हुई। इन्हें इन 3 गांवों को हर साल लगातार 1,200 रुपये जाकर जमा कर देना है। चाहे करिए 1,200 लें के बदले 1,500 वसूल करें, चाहे 1,000 वसूल करें, लाभ हानि इनका होगा। यह एक पद्धति थी जिसको इजेदारी व्यवस्था कहते थे। भारत में ठेकेदारी व्यवस्था कहते हैं। 1658 में सूतानाटी, कालीघाट एवं गोविंदपुर नामक गांव की जमींदारी चौब चाकनाक को 1,200 रुपये में मिली। यहीं पर 1700 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने फोर्ट विलियम की स्थापना की। ठीक, अब जो ये विलियम है, कई हुए हैं, 4 विलियम राजा हैं, विलियम प्रथम, विलियम द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। आपसे ये पूछ देता है किसके नाम पर था ये फोर्ट विलियम, तो विलियम तृतीय के नाम पर फोर्ट विलियम की रचना हुई थी। अंग्रेज़ों ने फोर्ट विलियम को अपना पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया। प्रेसिडेंसी का मतलब है प्रेसिडेंट। चूँकि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार चलता था तो स्वाभाविक है कि एक आदमी पर प्रशासनिक जिम्मेदारी होगी, वो प्रेसिडेंट होगा, और वो जहाँ रहेगा एक एरिया प्रेसिडेंसी कहलाएगी। तो प्रेसिडेंसी का मतलब है कि उसमें कुछ अधिकारिकालय होगा, उसमें जो अंग्रेज़ों के सबसे अधिकृत अधिकारी होगा उसके वहाँ रहने की जगह होगी, व्यापारिक क्रियाकलाप होंगे, सुरक्षा की दृष्टि से जो भी आवश्यक कार्य होंगे वो सब गतिविधियाँ अपनाई जाएगी। एक तरीके से भारत में पहला प्रेसिडेंसी नगर कौन बना? फोर्ट विलियम बना। ये पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया, ठीक है। और चार्ल्स आयर, कहीं कहीं पर चार्ल्स एयर भी लिखा जा रहा है, तो चार्ल्स आयर को पहला प्रेसिडेंट घोषित किया गया, ठीक। अब यहाँ एक लाइन और ध्यान जान लीजिए,
आपकी 1700 ईस्वी में बंगाल की फैक्ट्रियों को फोर्ट विलियम के अधीन कर दिया गया। आप बात समझ में आई? इससे पहले जितने भी व्यापारिक क्रियाकलाप के मामले थे वो किसके नियंत्रण में थे? फोर्ट सेंट जॉर्ज। अब किसके अधीन हो गए? फोर्ट विलियम। इतना ध्यान में रखना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।